अस्सलाम वालेकुम, जुमा करीम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद। आज जुमे का दिन है, हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान का पहला दिन है जो हमारा जुमा आया है, और उम्मीद ये रखते हैं, दुआ ये करते हैं और आपसे गुजारिश ये करते हैं कि आज के दिन अपनी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं नई अंदाज और नई आवाज के साथ, जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। उम्मीद तो है आप लोग आज हम बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस अहम मौजू पर बात करने की जरूरत है वो है पाकिस्तान की डोलती मईशत। माया, उफ शाहजेब, कल रात को मेरी कुछ बिजनेस एक्सपर्ट से बात हो रही थी, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की जब सिनेरियो आते हैं और मार्केट की या बाजार की हालत जब इस तरह नजर आए ना, तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। या तो कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है, या इसके अलावा जो है कोई स्टॉक मार्केट का अपना कोई ब्लंडर है। अब 11% इन्फ्लेशन जो है 3-4 साल से हो रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हुआ, अब क्या हुआ? बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताना चलूं, जैसे कि माया भी जिक्र कर रही हैं कि शदीद मंदी देखी गई है गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में, और ये तारीख की चौथी बड़ी मंदी है। और आपको ये बता दें कि सरमायाकार शदीद परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि तकरीबन 3 खरब से जायद जो पैसे हैं वो डूब चुके हैं। और इसकी माया वजह क्या है? वजह हमें साफ जाहिर हो रही है, नजर आ रही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। बिल्कुल कम होती जा रही हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें अपनी माशी हालात बेहतर करने की तरफ डायरेक्शन लेनी चाहिए, या हमें उस तरह के कुछ प्लानिंग्स और फोर्थकमिंग गोल सेट करने चाहिए। और हर दिन एक नए दिन एक पहाड़ गिरता है आवाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताते चले कि $5 अरब का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। इसके साथ साथ मैं ये जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो ये डोलती मईशत है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब भी नोट करते हैं FBR के चेयरमैन तब्दील होते रहते हैं, बार बार नए से नए चेयरमैन आते रहते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत में मईशत संभल नहीं पा रही है। माया, तो इसका मतलब है शाहजेब, तब्दीली जो है वो ओहदों में आ रही है, तब्दीली अवाम की बेहतरी में नहीं आ रही, तब्दीली अवाम की जिंदगी में नहीं आ रही, तब्दीली उनकी लाइफ में बेटरमेंट कोई नहीं लेकर आ रही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि तब्दीली जो आ रही है वो सिर्फ FBR के चेयरमैन में आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो अवाम के लिए तब्दीली आने की जरूरत है वो अभी तक नहीं देखी जा रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, और अब हम इसी की तरफ आएंगे कि महंगाई की शरह में कितना इजाफा हो रहा है। माया, मैं सिर्फ एक आवाज लगाऊंगी, हाई महंगाई, हाई महंगाई और हाई महंगाई। और यही आवाज इस वक्त पूरी अवाम की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है। चाहे बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, रोज सुबह हम जब उठते हैं तो कोई एक नई चीज महंगी हो जाती है। हर महीने महंगाई, हर महीने महंगाई, हर महीने आपको पता चलता है। आप पिछले महीने आप क्या सोचते हैं ना, इंसान देखिए आम इंसान सोचता है कि मैंने इस दफा जो खर्चा किया है मैं नेक्स्ट मंथ जरा सा कम करूंगा, देखूंगी क्या कर सेविंग्स कर सकती, कैसे करेगा इस महंगाई में इंसान सेविंग्स। हम एक अपना प्लान बनाते हैं पूरे महीने का, लेकिन पता लगता है कि इस महीने तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो हमारा वो पूरा प्लान जो है ना वो खाक में मिल गया, उसका कोई फायदा नहीं है। दूध, सब्जी, एक इंसान सोचता रह जाता है कि या अल्लाह चलो इस दफा थोड़ा बेहतर हो जाए, शायद चलो अल्लाह से दुआ करते हैं, चलो हुकूमत की तरफ उम्मीद करते हैं, चलो हालात की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर एक और जो है ना वो बम गिर जाता है। लेकिन हमारे वजीर आजम पाकिस्तान हिम्मत नहीं हार रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। वो आवाम का दर्द महसूस करते हैं और ख्याल करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए जो एहसास राशन प्रोग्राम है उसके तहत तकरीबन 20 मिलियन लोगों को पैसे दिए जाएंगे, खासतौर पर इस चीज़ के लिए कि उनके घर में आटा और दालों की दस्तयाबी रहे। इस वजह से इस पर जो है वो बातचीत इस वक्त की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मसला हल किया जाए। हाँ, कितना 20 मिलियन ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इस तरह उन्होंने सोचा है तो कमेंडेबल, ऑब्वियसली इस बात पे उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि कम से कम कोई इस वक्त जो वजीर आजम इस वक्त मौजूद है वो उन्होंने कोई एहसास प्रोग्राम के बारे में सोचा तो सही। तो आगे बढ़ते हैं। क्या यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाने चाहिए शाहजेब? नहीं, बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है माया का भी और पूरे अवाम का भी जी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये तजवीज़ दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएं। उसकी वजह यह है कि कुछ करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, और मतलब ये बहुत क्यों, मुझे समझ नहीं आता वाई। मैं वाकई में जब हम बात करेंगे आगे तो मैं सवाल करूंगी हमारे आने वाले मेहमान से कि क्यों करप्शन करनी। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा रेपरकशंस देख रहे हैं, हमारे ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है कि अब हमें यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पे आम आदमी की पहुंच थी, आम आदमी जाके अपना राशन पानी जो है वो चला सकता था, वहां पर भी अब करप्शन शुरू हो गई है। ये बात समझ आती है, मतलब अवाम के ऊपर और बोझ डालने की हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप बोझ की बात कर रही हैं, आपसे कुछ देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे बिजली और पेट्रोल का, तो आपको ये बता दूं कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने अब ये कहा है कि
₹4.73 तकरीबन फी यूनिट इजाफा किया जाएगा अक्टूबर के महीने में, जिसका जो फायदा होगा वो दिसंबर में जाके होगा, जो कि हुकूमत को होगा। लेकिन अवाम के लिए मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो अक्टूबर महीना गुजर गया है वो भी अवाम पर भारी पड़ेगा। क्या बताएं और क्या क्या ना बताएं, मतलब अब अक्टूबर का भी हमको भुगतना है आगे, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। कैसे तैयार रहेंगे, किस मतलब तरह जो वक्त प्रिपेयर गुजर होंगे? गया है उसका भी हमें हिसाब देना है। जी एग्जैक्टली, मतलब दिसंबर में 60 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। लेकिन उस रेवेन्यू का अवाम को कितना फायदा होगा? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है शायद। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, सब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़कर आपको ये बता दें इस ओवरव्यू में कि जो ओमिक्रॉन है उसका भी खतरा बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक में इसके केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने ये कहा है कि हमें इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये वायरस की कोई सरहद नहीं है। हमें किसी भी मुल्क पर इल्जामात लगाकर या सफरी पाबंदियां लगाकर आयद कर जो है ना वो गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। इनकी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। उन्होंने कहा देखिए सफरी पाबंदियां लगाने से जो है ना इसका हल नहीं निकलेगा। बेसिकली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको बेहतर किया जाए, जो अवाम को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो इस वाइब देखें। अभी हम देख रहे हैं आदादो शुमार हम शेयर कर रहे हैं लोगों से, हम भी देख के हैरान हो रहे हैं कि किस तरह ओमिक्रॉन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस खबरें आती जा रही हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने केसेस आते जा रहे हैं। तो बेसिकली आप ओमिक्रॉन को नहीं कंट्रोल कर सकते, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है प्रिकॉशन। हाँ, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और वैसे कर सकते हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन कराएं, आप लोग SOPs का खास ख्याल रखें, तमाम प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखें जो कि NCOC बार बार बताता है। लेकिन हमारे लोग फिर भी लापरवाही कर देते हैं। माया, मुझे नहीं पता शाहजेब हम कब समझेंगे, हमें आखिर कौन से ऐसे सबूत की जरूरत होगी। कौन से कहते हैं ना कि यकीन 3 तरह के होते हैं, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन। हर तरह का यकीन सामने आ चुका है, देख चुके हैं, अपने खुद भी गुजर चुके हैं। जो गुजरे हुए हैं लोग इस बीमारी से और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब है, वो तक इसको सीरियसली नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, आंखों देखा हाल जो देख चुके हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की और आपको ये बताएं कि आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के लिए मुंजमद फंड जो है वो जारी करने की हिमायत कर दी है। अफगानिस्तान की 3 करोड़ 90 लाख अवाम जो है वहां पर मुआशी बदहाली है, वहां पर लोगों को परेशानी का सामना है भूख की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से। ये मामला हल होना बहुत जरूरी है और आलमी इमदाद जारी करने से हालात बेहतर हो सकते हैं, जो माहिरीन है वो ये बता रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा सिचुएशन वो थोड़े अरसे बाद सामने आ जाएगी। बट इस वक्त फिलहाल ये है सिनेरियो, जो फिगर आ रहा है वो हमारे सामने है। 28 करोड़ डॉलर की रकम जो है वो इमदादी इदारों को दी जाएगी। ये इदारा अभी इरादा किया है। जनाब, कराची वालों हो जाओ तैयार। किस चीज के लिए? मौसम बदलने के लिए। मौसम बदलने जा रहा है और जवाद का नाम आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा, लेकिन आपके दोस्त अहबाब में जवाद होंगे। लेकिन अब ये जवाद एक तूफान है और इस तूफान को नाम दिया गया है जवाद का। और आपको ये बताएं कि खलीज बंगाल में ये तूफान जवाद बनने का इम्कान है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि कराची का मौसम भी बदलने वाला है। जो साहिली इलाके हैं वहां पर ठंडी हवाएं आने वाली 2 से 3 डिग्री करने का इरादा है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त 2 से 3 डिग्री जहां भी आपका फर्ज करें सुबह में मौसम अगर आपका 9 आपको डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा होता है तो आप जो है ना 6-7 तक तो पहुंच ही जाएंगे। वैसे हम कुछ महसूस भी कर रहे हैं, मौसम में तब्दीली आ रही है। आज मुझे थोड़ी ठंड लगी हो रही है। ठंड लगी है तो महसूस हो रही है, ठंड लगी नहीं है, लेकिन कराची में थोड़ी ठंड महसूस होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि अब ठंडी हवाएं चलेंगी और मौसम में कुछ तब्दीली आएगी। तो यानी कि सब निकाल ले अपने जैकेट्स और स्वेटर्स और सॉक्स और सारी चीजें जो मस्त बिल्कुल जितनी आप लोग तैयारी कर सकते हैं वो कर लें। और अब आपको ये बताएं कि तैयारी की बात हम कर रहे हैं कि इसके साथ साथ हमें एक और तैयारी करनी है। एक और सीरीज आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की, जो कि 13 दिसंबर से शुरू हो रही है। अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि NCOC ने इजाजत दे दी है शायकीन क्रिकेट को कि वो स्टेडियम में जाएं, मैच देखें। 100% लोग स्टेडियम में जा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है वही है बिल्कुल SOPs बहुत जरूरी हैं। को अभी हमें ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें होशियार रहना है, ख्याल करना है, जिंदगी जीनी है। एक पॉजिटिव माइंड ही एक पॉजिटिव लाइफ को जन्म देगा। तो आप जाइए, क्रिकेट को एंजॉय करें और पूरी दुआ है, आज का दिन बड़ा मुबारक है कि हालात और बेहतर की तरफ जाएं, हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज, कितनी मंजिलें उसकी माया? शाहजेब, जहां तक मैंने देखा है उसमें अराउंड 14 स्टोरी है। इट इज मैसिव। पहले वो प्लान किया जा रहा था कि उसको पोर्ट ग्रैंड की तरफ लेके आएंगे, लेकिन अब उसकी क्योंकि साइज और वो इतना बड़ा है, इतना मैसिव है, उसको गडानी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके अंदर अराउंड 400 से ज्यादा रूम्स है। मैं तो स्वीट लूंगी अपने लिए।
बिल्कुल आप हाँ, लेंगी, मैं तस्वीर लेकिन दूंगी। इसको स्क्रैप करने जा रहे थे, लेकिन अब ये फैसला कुछ तब्दील हो गया है। बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोग इसकी राइड भी कर सकें, इस पे घूम फिर भी सकें, इस पे जा भी सकें, ट्रैवल भी कर सकें। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हुए पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कराची में कचरे की, जो हम देख रहे हैं जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और बहुत अरसे से हो रहा है, किसी को अभी तक इसका ख्याल नहीं है। अगर हम बात करें दीगर शहरों की तो वहां पर फिर कदरे बेहतर सूरत हाल है, खासतौर पर पंजाब की साइड में माया, लेकिन यहाँ पर कुछ सूरत हाल बदल ही नहीं रही है। शाहजेब, नॉट ओनली पंजाब, ऑब्वियसली बहुत सारी और सूबे जहां जाते हैं सफाई होती है देखने को अच्छा लगता है, लेकिन हम बेरोजगारी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कम से कम देखने को तो कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो। कम से कम नहीं हो रहे हालात अगर अंदरूनी, तो कम से कम देखने को तो साफ सफाई मिले। आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, अगर आपके शीशे बंद भी होते हैं तो एक फिर उसके बाद एक जगह से आप गुजरते हैं, उसके बाद आपका गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता है। वो बदबू, वो ताफुन जो हर जगह से आ रहा होता है, वो आपको, वो भी आपका ज़हनी दबाव बढ़ाता है। हाँ। हर 2-3 महीने बाद हम देखते हैं एक कैंपेन शुरू होती है, एक मुहिम शुरू होती है, लेकिन हाल उसके बाद फिर वही हो जाता है सड़कों का और गलियों का। इसी पर आप रिपोर्ट देखिए पहले हमारी। कराची में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। इस वक्त हम जिला कोरंगी के इलाके सऊदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, जबकि ताफुन की वजह से यहाँ पर खड़े होना भी मुहाल हो गया है। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि कचरा यहाँ से उठाया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास कराची के 5 अजला हैं, जबकि कोरंगी और सेंट्रल 2 ऐसे अजला हैं जिसमें कचरा उठाने की जिम्मेदारी डीएमसीज की है। डीएमसीज अपना कितना काम कर रहे हैं, आइए यहाँ के लोगों से जानते। 2 साल तो हो गए इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि हर जगह गटर उबल रहा है, हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, रोडें खुदी हुई हैं, अवाम उन्नास को परेशानी है, आने जाने में परेशानी है। अब क्या कहें, किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। बस हमारे हुक्मरान और हमारे तमाम लोग, हमारी केएमसी, हमारे जो मुतल्लका इदारे हैं, वो इस पर तवज्जो तो ये सब सही हो जाए। गंदगी इतनी है, यहाँ मैयतें आती हैं, कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का भी इनको किसी को भी एहतराम नहीं है, ना टाउन वालों को, सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मस्जिदों के आगे आप जाके देखें कैसा ढेर पड़ा हुआ है। स्कूल के पास, आप किसी भी स्कूल के पास जाके देखें, पूरा कचरा कुंडी बनाई हुई है। कहीं ना कोई सी भी पार्टी आ जाए, कोई भी काम नहीं करती, सब अपने नोट कमा रहे हैं, लोग बैठे अपनी जेबें भर रहे हैं। तो कचरे की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी सामने ही शॉप है और इसकी वजह से ना कस्टमर आता है, ना लोग इस रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादा रात में कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, कुत्ते पीछे लग जाते हैं, कोई नहीं सुन रहा। ये जो केएमसी और बल्दिया सब यूनियन अपने हाथ में रखा हुआ है, तो कम से कम सफाई तो करवाएं। पूरा रोड टूटा हुआ खड़ा हुआ है, तो फिर वो रोड भी नहीं बन पा रहा है। उस रोड के लिए हमने कितनी कोशिश की, मगर वो हमने एहतजाज भी किया। आज उठना आया भी, अभी थोड़ा भी, उसके बाद फिर जमा जा गई। सिर्फ जिला कोरंगी ही नहीं बल्कि कराची के मुख्तलिफ अजला की यही सूरत हाल है। जगह जगह कचरा जमा है, ताफुन फैल रहा है और बीमारियां जन्म ले रही हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि मुताद्दिद शिकायत के बावजूद कचरा नहीं उठाया जाता। कराची में यौमिया 10,000 से 12,000 टन कचरा पैदा होता है, लेकिन उठता कितना है इसका अंदाजा कराची में मौजूद जगह जगह कचरे के ढेर से लगाया जा सकता है। हमारी नुमाइंदा भी ये जिक्र कर रही थी और बता रही थी, हम यही सूरत हाल देख रहे हैं मुख्तलिफ अजला की, कि वहाँ पर ऐसे ही गंद है। तकरीबन अगर आपकी सड़क नहीं बन रही और आपके नाले साफ नहीं हो रहे, तो कम से कम कचरा ही उठा लें। कचरा उठाने के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, कुछ सांस लेने में आपको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी पर हम बात कर लेते हैं, रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सर ये बताइएगा कि हम देखते हैं एक तरफ अगर पंजाब का थोड़ा सा रुख कर रहे हैं या दीगर शहरों का या कुछ नदर्न एरियाज का, इस सूरत हाल काफी बेहतर है, कुछ सफाई सुथराई आपको नजर आती है। कराची की किस्मत क्यों नहीं बदल रही? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुहिम चलाना ये एनजीओस का काम है या रज़ाकारों का काम है, ये गवर्नमेंट के इदारों का काम नहीं है कि वो हफ्तावार मुहिम चलाए, महीनावार मुहिम चलाए। हम देख रहे होते हैं मिनिस्टर्स निकले हुए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची निकला हुआ है, मुहिम चला रहा है, क्योंकि आपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है। वो इदारे रेगुलर बेसिस पे फंक्शन करते हैं। यहाँ मुहिम चलती है, हमें कुछ मीडिया के कैंपेन्स नज़र आती है, वो एक हफ्ते में सारी ख़त्म हो जाती है, हवा निकल जाती है। हमने देखा कचरे की सफाई के लिए यहाँ एक मोबाइल एप्लीकेशन निकाली, वो अब बिल्कुल गैर फ़ाल है।
हमने देखा कि इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियां लाई थी। मैंने अभी तक एक गाड़ी नहीं देखी कि मेरे घर पे आई हो, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में रहता हूं। मेरे घर पे अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई जिसने मेरे घर से कचरा कलेक्ट किया हो। इन्होंने क्लेम किया था कि हम घर घर जाकर कचरा कलेक्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है आमिर साहब, आप यही कह रहे हैं कि ऐप्स बनती हैं, ऐप्स भी बनती हैं, तस्वीरें भी बनती हैं और फुटेजेस भी बनती हैं और कवरेज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद क्या? और तीसरी चीज ये कि देखे, कचरा जब तक आप कचरा कुंडियां नहीं बनाएंगे, कचरे की मुख्तस शुदा जगहें नहीं होंगी। आज क्या है कि कचरा उठा के कहीं भी खाली प्लॉट नजर आता है, किसी रेजिडेंशियल एरिया में कोई खाली प्ले ग्राउंड नजर आता, पार्क नजर आता, वहां कचरा फेंक देते। और फिर ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, ये सिर्फ वो जो वेस्ट होता, ऑर्गेनिक वेस्ट होता या जो सॉफ्ट कचरा होता वो उठाता, ना फुजला उठाता जो कि इनके एग्रीमेंट में शामिल है, ना वो डिब्रीज उठाता, ना मलबा उठाता जो कि इनके एग्रीमेंट में शामिल है। ये इनके एग्रीमेंट में डिटेल में एक एक चीज, वो वजह ये सिर्फ इनकी कि इनको वो कॉस्टली पड़ता है, वो इनको कॉस्टली पड़ता है, उसका वेट ज्यादा होता है और वो आगे जब ये लेकर जाते हैं लैंडफिल पे तो इनको उसमें आमदनी कम होती, ये वजह है इसमें। देखिए एक चीज समझ ले, लेकिन आप तो कह रहे हैं उनके एग्रीमेंट का इसका मतलब अपना खुद काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मेरी इस पे इनके जो एमडी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उनसे बात हुई है, उन्होंने एग्री किया कि बिल्कुल ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा। और दूसरी सबसे अहम चीज ये कि इनके जीटीएस मौजूद, इनके जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बहुत बड़ा है, इसमें सिर्फ एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है और पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जो ट्रांसपोर्ट होता है कचरा वो बहुत महंगा पड़ता है इनको, और फिर वहां से लैंडफिल तक जो कचरा जाता है वो इनको बहुत महंगा पड़ता है। मजीद जीटीएस बनाने की जरूरत है इस डिस्ट्रिक्ट में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। अच्छा आलमगीर खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ फंड्स के रोने रोए जाते हैं, इसके साथ इख्तियारात का रोना रोया जाता है, लेकिन मुझे बताइएगा कि हुकूमत के भी इलेक्टेड नुमाइंदे कराची में मौजूद हैं। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कोई सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कुछ करने जा रहे हैं या कुछ करने का सोच रहे हैं? किस तरीके से इस कचरे का सफाया किया जा सके? आप लोग की हुकूमत को भी 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, अभी तक वफाकी हुकूमत कोई ये फैसला कर रही है किस तरीके से कराची के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का भी ऐलान हुआ था, उसके बाद खास तौर पर सफाई पर कोई ध्यान दिया जाए, कुछ सड़कों पर ध्यान जाए? आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है इस हवाले से, कोई बातचीत करने की कोशिश की है? देखिए एक तो चीज़ ये कि ये प्योरली सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, उनके इदारे मौजूद हैं, इदारे फंक्शन करते हैं। वफाकी हुकूमत इदारों को बाईपास करके खुद से कैसे काम करेगी मुझे बताएं। वो वफाकी हुकूमत को भी कोई इदारा चाहिए जो यहाँ पे फंक्शन करे, वो इदारे सूबे के पास है नंबर 1। और मुझे बताएं ये लाहौर में क्या ये हुआ है कि कोई वफाकी हुकूमत आए और लाहौर में जो है वो सफाई शुरू कर दे खुद से? तो दूसरी चीज ये कि जो कराची पैकेज दिया गया था 1100 अरब रुपए का, उसमें 625 अरब रुपए वफाकी हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैंपेन्स हल नहीं है कराची का। अगर हमारे वफाकी मिनिस्टर ने कोई कैंपेन चलाई थी वो उसकी एक लिमिटेड लाइफ थी, इदारों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं फिर से कहूं, जो 1100 अरब का पैकेज था इसमें 625 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स के थे, जिसमें ग्रीन लाइन, कराची सर्कुलर रेलवे, K4 का मंसूबा जो पानी का मंसूबा है वो अहम मंसूबे शामिल थे। बकिया जितने पैसे थे वो सूबे को दिए गए और उसमें सीवरेज के और गार्बेज के प्रोजेक्ट्स मौजूद थे, जिसपे पिछले 1.5 साल में 1% की प्रोग्रेस नहीं है जिसमें। तो ये इनसे सवाल होना चाहिए कि जो आपको वफाकी दिया आपको, ये नाम ही सुनते रहते हैं। अच्छा आलमगीर खान साहब, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन लाइन का जिक्र हो, K4 का जिक्र हो, आप लोगों के अपने ही हुकूमती नुमाइंदे तारीख पर तारीख देते रहते हैं और लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं, खासतौर पर कराची का। ग्रीन लाइन की बिल्कुल जो तारीख दी गई उसमें पहले नवंबर की दी गई,
अब दिसंबर की दी गई है, लेकिन आप अभी जाएंगे सितंबर से तारीखें दी जा रही है। आलमगीर साहब, सितंबर से तारीखें दी जा रही हैं, दिसंबर आ चुका है। बसेस जी 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 आप सही कह रहे हैं। मैं भी वो तारीख सुनता हूँ और उसमें ताखीर आती है, लेकिन इस वक्त बसेस ट्रायल्स पे, बसेस उस रूट पे चल रही है, ट्रायल बेसिस पे चल रही है। तो अच्छा है कि बसेस का वो टेस्ट उसकी रनिंग हो, ताकि वो पेशावर जैसे वाक़यात जन्म ना लें कि जब उसको स्टार्ट किया तो वहाँ पे कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, बसेस में आग लगी वगैरह वगैरह। अच्छा है कि इसके ट्रायल्स हो जाए। अभी जो हाल ही में इन्होंने डेट दी है वो दिसंबर की दी है, एंड ऑफ दिसंबर की। अच्छा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, तफसीलन बातचीत कर रहे थे, इस हवाले से बता रहे थे कि कराची में क्या इस वक्त हालात हैं, उन्हें कैसे तब्दील किया जा सकता है। एग्जैक्ट, और ये एक बाकी बहुत सारे मसलों में से एक और चैलेंज है तो हम फेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आप शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में, आज आए। आगे बढ़ेंगे इससे पहले कि हम ये बताएं कि अभी हमें वक्फे पे जाना है, लेकिन वक्फे से वापस आने के बाद जो हम आपको बताने वाले हैं वो है पंजाब और KPK में 150% जो आपके गैस बहरान है, इस हवाले से तफसीली बात होगी। ब्रेक में जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाज़िब बुरमाया के साथ। सर्दियों में आप बहुत सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन अगर गैस की बहरान की बात ना हो तो कुछ इनकम्प्लीट सी लगती हैं सर्दियाँ। और गैस का बहरान सिर्फ सिंध तक नहीं है महदूद, KPK और पंजाब के भी घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हैं शाज़िब, क्योंकि उनको इस वक्त गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। उनको नहीं पता वो रोज़मर्रा कैसे, सिर्फ ये सिंध तक महदूद नहीं है। लेट मी से इट अगेन, ये मसला इस वक्त गैस बहरान का जा चुका है पेशावर और पंजाब की साइड भी। अवाम परेशान है, सिलेंडर्स यूज़ करने पर मजबूर हो गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने हमें क्या बताया है। इनका नाम है साजिद शेख साहब। देखते हैं कि घरेलू सार्फिन किस हद तक परेशान। देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी कैंट के इलाके कमालाबाद में मौजूद हैं और दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी जो है वो भी बहुत शदीद मुतासिर है। इस वक्त गैस की जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जिसमें सर्दी में तो आजकल के दिनों में हमने देखा कि गैस है ही नहीं, मगर वो ऐसे इलाके हैं जहाँ गर्मी में भी इशू रहता है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको इस वक्त घर में, किचन में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो उनसे जानते हैं। हमारा एरिया ऐसा है जहाँ पर सर्दी गर्मी दोनों में ही गैस का मसला रहता है और लोग सिलेंडर भरवाने पे मजबूर हो गए हैं। गैस की जो फराहमी है वो बिल्कुल किसी हद तक नहीं है। गवर्नमेंट ने जो 3 टाइम पे वादा किया था कि वो 3 टाइम गैस प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गैस हम सुबह 4 बजे जब उठते हैं उस टाइम भी सिर्फ आधे घंटे के लिए गैस मौजूद होती है। गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जो अगर उन्होंने वादा किया है 3 टाइम गैस देने का या जो भी, तो उस पर वो अमल दरामद करें और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल भी उस लिहाज से ही आ रहे हैं, गैस के भी और बिजली के भी, लेकिन गैस की फरहमी उस लिहाज से नहीं दी जा रही। लोग लकड़ियाँ जलाने में मजबूर हो गए हैं। जिस तरह के आपने तासुरात सुने और इनका कहना यह है कि बिल जो है सुई गैस के तवातुर से आ रहे हैं, मगर उसका सुई गैस जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसका सख्ती से नोटिस ले। और अब चलते हैं, रुख करते हैं पेशावर की जानिब। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी गैस की जो किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जहाँ पर आम शहरी जो है वो परेशान है, घरेलू सारिफीन परेशान है, वही जो होटल मालिकान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। जब से सर्दी का सीज़न शुरू हुआ है गैस की जो लोड शेडिंग है उसने शिद्दत इख्तियार कर दिया है और पूरे 24 घंटों के दौरान जो है सिर्फ चंद घंटे जो है वो गैस मौजूद होती है, जबकि इसके अलावा बाकी जो है गैस उनको मैसर नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका काम और कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जो होटल मालिकान है वो कोयला जलाकर जो है अपना काम चला रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिलेंडर जो है वो लाकर
काम चला रहे हैं। दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गए हैं। घरेलू सार्फिन तो है ही, अब होटल मालकान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। जी, जैसे कि हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे, ये बेसिक नेसेसिटी है कि गैस जब घर पर नहीं होगी तो घरेलू सार्फिन को कितनी मुश्किलात का सामना होगा, वो किस तरीके से चीज़ें हैंडल करेंगे, कैसे खाना बनाएंगे। इसी वजह से कोई लकड़ी खरीद रहा है, कोई कोयला खरीद रहा है, कोई सिलेंडर लेके आ रहा है। आधे घंटे के लिए उन्होंने हाउस अपने कहा आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में कैसे बंदा जो है वो घर के सारे काम करेगा किचन के। आई हैव नो आइडिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसी पर हम बात कर लेते हैं सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी सीएम बिजनेस डेवलपमेंट सैयद जवाद नसीम साहब से। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये प्रॉब्लम क्या है? घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रही? इसके साथ साथ कुछ फिगर्स भी शेयर कीजिएगा कि इस वक्त जो लोड शेडिंग की जा रही है वो उसकी तादाद क्या है और कितने घंटे की जा रही है, कितनी ज्यादा की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और यहाँ वजाहत देने की अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। नंबर 1, एक तो कोई भी इस वक्त लोड शेडिंग जो गैस की है वो नहीं की जा रही है, ना ही कोई इस तरह का इशू है कि सिर्फ सुबह दोपहर शाम पे देनी है। इस वक्त तकरीबन हम 1750 MMCFD गैस जो है वो हम अपने सिस्टम में दे रहे हैं, जितनी की इस वक्त डिमांड मौजूद है। डिमांड सारी की सारी मीट की जा रही है। जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं जिसमें आपके ताउन से हमें ज़रूरत है कि इसको हम जिससे आपके ताउन से हमें ज़रूरत है कि हम मैसेज क्रॉस करें, वो ये हैं कि एक तो जो कंप्रेसर्स का मामला शुरू हो गया हुआ है, एक तो जो कंप्रेसर्स का मामला शुरू हो चुका हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमारी टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जा रही हैं, कंप्रेसर्स को डिस्कनेक्ट कर रही हैं और उसके बाद वो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि उसको काफ़ी अरसे के लिए उन कनेक्शंस को दोबारा कनेक्ट ना किया जाए, क्योंकि जो एक कंप्रेसर है वो बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा घरों को गैस से डिप्राइव कर देता है। पूरी लेन्स उससे जो हैं फारिग हो जाती हैं। दूसरा जो इसमें मामला देखने में आ रहा है कि जो हमारे मेजर रिहेबिलिटेशन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे चल रहे हैं इस वक्त पिंडी में भी और आपके पेशावर में भी, जिसमें हम पुरानी लाइंस को चेंज कर रहे हैं। जो आपके टेल एंड सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक आपका वर्जन है, लेकिन एक अवाम का भी वर्जन है कि एक तो अवेलेबल नहीं है। बकौल अवाम के जो नजर आ रहा है, हमारे रिपोर्टर्स ने भी दिखाया कि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा 150% उनकी प्राइसेस में इजाफा। अब ये बताइए कि इसमें कहां तक सदाकत है, इसकी कैसे तस्दीक होगी? जी मैडम, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। एक तो एज ए कॉम वी मस्ट स्टॉप यूज ऑफ कंप्रेसर्स ताकि हमारे साथ वालों को गैस मिले। जो हमारे टेल एंड्स हैं जहाँ गैस के प्रेशर के कभी कभार वाक़यात आते हैं, वहाँ हमने तमाम 16 रीजन्स में टीमों को एक्टिव कर दिया है और 1199 पे कॉल करें। अगर टेल एंड के ऊपर कोई कंज्यूमर मौजूद है हम उसको फौरी तौर पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करेंगे। गैस बिल की आपने बड़ी अच्छी बात सर, ऐसा लगता है आपकी बात काट रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन सारा जो परेशानी भुगत है वो अवाम ने भुगतना है, सारा प्रेशर लेना है तो अवाम ने लेना है। जी सर। मैडम, ऐसी बात नहीं है, कंप्रेसर अवाम ही कुछ करना पड़ेगा कि उसके यूजेज को कम करें। एक बंदा जो है जो यूज करता है वो अपने पूरी नेबरहुड के गैस सप्लाई को मुतासर करता है। दूसरी उसमें ये चीज है कि लेकिन आपकी जो गैस, लेकिन सर वो कंप्रेसर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, शायद है तो ये गलत, लेकिन वो करते भी इसीलिए क्योंकि गैस नहीं आ रही होती। ऐसा अगर वो कंप्रेसर का इस्तेमाल एक नेबरहुड में लोग ना करें तो सबको गैस अपने हिस्से के मुताबिक मिल जाएगी। दूसरा जो आपने गैस बिल की बात की है, लेट मी फिनिश। हमारी बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चल रही है, टाइमर्स की हमारी चल रही है, हमारी उसकी चल रही है गैस कोन्स की। वो अगर आप अपने गीजर्स में लगवाते हैं, सिमिलरली आप क्वालिटी अप्लाइंसेस यूज करते हैं, तो आपका जो गैस बिल है वो 1/3 या 1/4 पे आ जाता है। वो इस वक्त ये रहा है कि मेजॉरिटी घरों में ना तो उन्होंने गैस सेवर कोन्स हैं, ना टाइमर है, या वो ड्रम्स की अगर आप देहातों में चले जाएं, पानी गर्म करते हैं, पूरा दिन उस ड्रम के नीचे एक बर्नर थ्रू आउट द डे चल रहा होता है। सिमिलरली घर के अंदर एक बर्नर थ्रू आउट द डे चल रहा होता है ताकि हीटिंग पैदा कर दी जाए। इन एफिशिएंट यूजेज ऑफ गैस को आप खत्म करें, आपके बिल बड़े सस्ते हो जाएंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि जो इस वक्त हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस दफ़ा दिया है कि आप इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ करें, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करें, और उसके लिए टैरिफ इतना थोड़ा कर दिया गया है
कि वो किसी की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। इवन गैस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सैयद जवाद नसीम साहब, आपकी तमाम बातों से हमें ये लग रहा है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आवाम के ऊपर है कि हम ही कंप्रेसर्स भी इस्तेमाल ना करें और जो बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी हम ही करें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला आगे जाकर हल हो जाए, ये प्रॉब्लम्स हल हो जाए। हमारे साथ मौजूद थे आपने अपना वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। एक था ना वो तारीख पे तारीख, अब मैं कहती हूँ कैंपेन पे कैंपेन, कैंपेन पे कैंपेन लॉन्च करे चले जाएं। लोगों को पता है हमने आपके लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, हम मजीद कवरेज करेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे और हम बताएंगे आवाम को। तो कैंपेन पे कैंपेन होती चली जा रही है और पिस्ता एक आम इंसान, आम शहरी पिस्ता चला जा रहा है। सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आम आवाम को ही निभानी है। हम प्रॉफिट्स पर अब बात करेंगे। कराची में शायद अब घर खरीदना जो है ना वो नामुमकिन हो जाए, क्योंकि FBR ने प्रॉपर्टी की नई कीमतें जारी कर दी हैं। पॉश इलाकों की अलग हैं, दीगर इलाकों की अलग हैं और वो स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने बताया है कि जैसे कि जो फी मकान है उसका रेट 5,000 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि कैटेगरी 1 के लिए फी स्क्वायर फुट रेट 56,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी मामले को समझने के लिए माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद साहब। हम मज़ीद कहेंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे दीगर मामलात भी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएगा कि प्रॉपर्टी की नई कीमतें, क्या कराची वालों के लिए घर खरीदना अब नामुमकिन होता जा रहा है, ऐसा है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये कि घर खरीदना तो पहले भी नामुमकिन था। पहले कौन सा जो है इतना आसान था। रिसेंट टाइम्स में प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है बहुत शूट की हैं और रिसेंट एमनेस्टी जो गवर्नमेंट ने दी थी उसके बाद तो प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हुई हैं। यानी कि कोविड के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे भी मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए या इवन अपर मिडिल क्लास के लिए भी जो है इतना आसान नहीं है एक घर को ओन करना, और ख़ासकर जो है वो इन इलाकों में जैसे कि DHA है या गुलशन इकबाल है या और इस तरह के बड़े इलाके हैं, यहाँ पे जो है घर ओन करना इतना आसान नहीं है। बट इसमें एक देखने की चीज़ ये है कि FBR ने शायद टैक्स के लिए उसकी जो बेस है वो बढ़ाई है, और मेरे ख्याल में इसको मार्केट बेस्ड होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि FBR इंटरवीन करके खुद से प्राइस सेट करे, ये ठीक नहीं है। ये होना चाहिए कि जो मार्केट में ट्रेड होता है, जो मार्केट में आपस में ट्रांजैक्शन होती है, वो एक्चुअल प्राइस को कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि हो ये रहा था कि पहले DC रेट था, उसके बाद FBR रेट था, फिर एक मार्केट रेट था, तो ना टैक्स कोई देता था। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए का अगर एक प्लॉट है तो लोग जो है वो 10%, 5% जो है वो चेक में देते थे या जो है वो ऑफिशियल अमाउंट डिक्लेयर करते थे, और 95%, 90% जो है वो कैश में ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो डेफिनेटली इसको हैंडल करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में इस तरह से FBR ने एक स्टेप लिया है, लेकिन होना ये चाहिए कि मार्केट बेस्ड जो है प्राइसेस होनी चाहिए, ना कि कोई इंटरवीन करके उसको सेट करे टैक्सेस के लिए। लेकिन आप भी समझते खुर्रम साहब के इससे ग्राउंड रियलिटीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा जो है वो जंप आएगा, क्योंकि हर जो है वो कुछ अरसे बाद जो है महंगाई प्रॉपर्टी पर लेकर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी वाकई नहीं सोच सकता, लेकिन इससे तो मज़ीद जो है वो और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, बात यह है कि इम्पैक्ट नेगेटिव तो आएगा, और दूसरी बात यह है कि प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट होंगी, नीचे जाएंगी, या फिर आप ये कह लें कि थोड़ी बहुत एडजस्ट ज़रूर होंगी। और उसके साथ साथ ये होगा कि जो ट्रेड है, बेसिकली हमारे यहाँ देखें हो क्या रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी में ट्रेड ज़्यादा होती है, प्लॉट्स ज़्यादा जो है लिए जाते हैं। ये खासकर बड़े इलाकों में, जिस तरह से मैंने नाम लिए बड़े इलाकों के, यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होती है। यानी कि लोग प्लॉट ले लेते हैं जिनके पास मतलब, और प्लॉट भी देखें ना, कोई अगर वैसे उसकी मार्केट प्राइस 2 करोड़ होनी चाहिए या करोड़ होनी चाहिए, वो 5 करोड़ में बिक रहा होता है या 4 करोड़ में। एक तो मसला ये रहा है हिस्टोरिकली भी और अभी भी कि जो ब्लैक मनी है वो रियल स्टेट में बहुत उतरा है और उतरता भी आया है, और ये FBR को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ऑलमोस्ट सबको अंदाजा है इसका। तभी तो कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं, अदरवाइज तो आप देखें ना सब रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस हो। एक आम आदमी तो मिडिल क्लास तो रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन भी करेगा, क्योंकि उसके पास इतना काला पैसा नहीं है, बल्कि पैसे ही नहीं है उसके पास। तो खासकर जिस तरह से महंगाई होती है और जिस तरह से जो है वो अर्निंग्स ग्रोथ होती नहीं है, उस तरह से इनकम ग्रोथ होती नहीं है, तो डेफिनेटली जो है ये कैश ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए कोई ना कोई स्टेप तो लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा ट्रेड कम हो, डेवलपमेंट ज़्यादा हो। अगर कोई भी प्लॉट लेता है उसको वो बनाए, उसको घर में या दुकान में या कमर्शियल किसी जो है प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करे, ज़्यादा दिन ये कि जी आप सिर्फ ट्रेड करते रहें। लोग प्लॉट लेके बैठ जाते हैं और उस पर बैठे रहते हैं और सिर्फ ये समझते हैं जी आपकी प्राइस अप्रिसिएशन होगी और मैं उसको जो है वो बस 100% पे बेच दूंगा, और ऐसा हुआ भी है, यही होता है। प्रॉपर्टी मार्केट पाकिस्तान की तकरीबन $600 बिलियन की है, टोटल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपकी जो इकोनॉमी एक साल की है
बनती है वो तकरीबन $300 अरब की बनती है। तो $300 अरब से डबल से ज़्यादा का जो है उसका वॉल्यूम है, तो टैक्स क्यों नहीं आता उसमें, तो क्यों नहीं नजर आता? तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं ना, तो जिसको हैंडल करना पड़ेगा वो टैक्सेस की सूरत में भी बेहतरी होनी चाहिए, वो प्राइस जो है बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए जो सामने आती है। जैसे स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर सामने ट्रेड होते हैं, वो मार्केट प्राइस होती है उसकी। ऐसा तो नहीं होता कि कोई मार्केट प्राइस उसकी जो है 10 रुपए की और वो 4 रुपए में जो है वो ट्रेड हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा खुरम साहब, आप जिक्र कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, तो अब इसका जिक्र करना लाजमी है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रोज हमने देखा, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि ये पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या क्या वजह है? क्योंकि गुज़िश्ता साल तो हमने ये देखा था कि कोविड की वजह से कहा जा रहा था कि ये क्रैश कर गई है, इस साल क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो कल मार्केट जो है वो 3-4% गिरी है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि पहले तो ये कि ओवरऑल जो अगर मार्केट स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ सेंटिमेंट इस वक्त नेगेटिव है और कोई अच्छा काम ज़्यादा नहीं हो रहा और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा जो है जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपनीज के वो नज़र नहीं आ रहे, ट्रेड उनकी जो स्टॉक प्राइसेस है उसमें कन्वर्ट होते हुए जो कि होना चाहिए। तो उसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो मैक्रोज हैं इस वक्त, यानी कि जो इकॉनमी है उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, हमारे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो फ़र्क है, उसके साथ फिर रेमिटेंसेस हैं, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि हम दरामदाद और बरामदाद का जो फ़र्क आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से आगे ज़्यादा हो गया है। और फिर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई का नंबर जो है जो परसों आया है वो 11.5% से बड़ी है पिछले साल के मुकाबले में नवंबर में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये प्री कोविड के नंबर। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इन्फ्लेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मंडी में जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो फिर इन्फ्लेशन तो कुछ बेहतरी की तरफ आनी चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। मैं सिर्फ ये पॉइंट पहले मैं कंप्लीट कर लूँ कि जो स्टॉक मार्केट गिरी है उसकी यही वजह है कि एक तो सेकेंडरी मार्केट में शरह सूद बढ़ जाना, और दूसरा जो है महंगाई का एकदम से ज़्यादा जो है उसका नंबर आना, और फिर करंट अकाउंट में इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और IMF प्रोग्राम का फाइनलाइजेशन में अभी टाइम लग रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर ना अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं, फियर्स क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से लोग निकलते हैं और फिर सेफ हेवन्स की तरफ जाते हैं जहाँ रेट्स बढ़ रहे हैं, फिक्स इनकम जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो आपकी जो बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइसेस कम होती हैं तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर बढ़ती हैं, हम ये कहते हैं कि जी ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं इसलिए यहाँ बढ़ रही हैं, तो कम हो रही हैं तो यहाँ भी कम होनी चाहिए। ये बिल्कुल 100% ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इशू यही है कि गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में ये IMF के साथ कर चुकी है कि टैक्सेस जो है वो देने, तो शायद ये आसान तरीका है एक आम आदमी से पेट्रोल पर टैक्स लगा के और फिर वो कलेक्ट करना और उसमें अपनी टारगेट्स को पूरा करना। खुरम साहब, एक सवाल आपसे कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि आलमी मंडी जो है वो मंदी का शिकार है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। अब क्या इसका असर भी पाकिस्तान में इस वजह से आया है? क्या आपको लगता है ओमिक्रॉन की वजह से ये जो है सिचुएशन हम इसका सामना कर रहे हैं? नहीं, देखिए ओमिक्रॉन का इतना मसला अभी तक तो नहीं है। उसकी वजह ये कि अब दुनिया जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइट करने की जो है पोजीशन में है। ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं, ज़्यादा जो है हमारा जो लर्निंग का वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो अब जो अगर वायरस भी म्यूटेट करता है, नया आता है, तो हमारे पास उसकी डिफेंस भी है, शील्ड भी हमने क्रिएट की भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओमिक्रॉन का इतना कोई इशू होगा, बट हमारे अपने मैक्रोज, हमारी अपनी इकोनॉमी, हमारे अपनी महंगाई, हमारे अपनी इंटरेस्ट रेट्स, इसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो मार्केट्स पे और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे आता है। ज़्यादा देर सिर्फ ग्लोबल हो, सिर्फ ग्लोबल नहीं है, लोकल भी है। तो हम हमारे अपने जो है इश्यूज भी हैं अपनी जगह, उनको हम ठीक करें तो एटलीस्ट अपने एंड से हम ठीक रहें। इंटरनेशनल मार्केट का फिर इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है रिलेटिवली। अच्छा खुरम साहब, यहाँ पर मैं दोबारा इस तरफ आऊँगा कि दुनिया भर की तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इसमें इजाफा करना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, वैसे तो दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है ये कि आप छुपाना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, आप कंज्यूम करें उसके ऊपर टैक्स होता है, वो सीधे सीधे दें और बस लल्ला खैर सल्ला। तो मेरे ख्याल में तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, लेकिन इशू ये होता है उसमें कि एक आम आदमी पे वो टैक्स उतना ही दे रहा होता है जितना एक जो है अमीर आदमी दे रहा होता है। तो ये ज़रा प्रॉब्लम होती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, इनकम में ज़्यादा टैक्स होनी चाहिए, जिसकी जितनी इनकम हो वो हिसाब से टैक्स दे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिस्बत इसके कि एक आम आदमी, एक रेडी वाला बेचारा, एक ढाबे वाला उतना ही टैक्स दे रहा हो जितना जो एक बिलियनियर दे रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि वही चीज़। अच्छा खुरम साहब, आखिर में बस मेरा ये सवाल है आपसे कि इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट कम होती है, इस मुल्क की मईशत कब संभलेगी? जब हम अपने एक आम पाकिस्तानी में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उसको काबिल बनाना शुरू करेंगे, उसकी एजुकेशन बेहतर करेंगे, उसकी हेल्थ बेहतर करेंगे, उसकी ओवरऑल वेलबींग बेहतर करेंगे, ये ऐसा ऐसा इम्पैक्ट आना शुरू होगा आपकी कोई 5 से 8 साल में, 10 साल में, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल बुनियादी खदोखाल है।
जो आपको सीधे करने हैं, अपनी फिस्कल पॉलिसी सीधी करनी है, एनर्जी को ठीक करना है, पूरी जो आपकी सप्लाई चेन है फूड की उसको ठीक करना है, या ऐसा ऐसा चीजें ठीक होंगी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी ठीक करनी है हमें, इसके साथ साथ के जो क्राइसिस हैं उनको भी बेहतर करना होगा। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीली बात करके ये तमाम जो सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे थे, और जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। माया, उन्होंने एक बात जो की उस पर हम लेंगे छोटा सा वक्फा। उन्होंने कहा था वेल बीइंग की तरफ आपको अपनी वेल बीइंग का जो है वो ज़रूर ख्याल रखना है, इसलिए रखिएगा अपना ख्याल, रहिएगा हमारे साथ। छोटा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहज़ेब को, माया को दी छोटे से वक्फे की इजाज़त। अभी गए और अभी चलने का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहज़ेब और माया के साथ। बरतानिया में अनोखे मुकदमे में जनाब एक 20 साल लड़की ने दुनिया को हैरान कर दिया, बिल्कुल हैरान कर दिया। और स्पाइना बिफाइटा का शिकार 20 साल आवी चौंबीस ने अपनी वालिदा के उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जिन्होंने हमल के वक्त उसकी मां को एक ऐसी दवा इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया था जिससे वो इस बीमारी से बच सकती थी। तो ये मुकदमा सामने आया है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि बड़ी टैलेंटेड हैं, ये घुड़सवारी भी करती रहती हैं, जंपिंग भी करती हैं, और भाई इनकी बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी है जो केस इन्होंने जीता है ना शाहज़ेब, इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो है इनको मिल सकते हैं, जो कि ये अपनी सेहत के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसी बहुत सी लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है कि अपने हक के लिए चाहे तुम्हारे जितने भी चैलेंजेस हों लड़ने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जैसे माया बता रही हैं, हर जाने की मद में इनको ये पैसे मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये मुलाकात भी कर चुकी हैं प्रिंस हैरी और मैगन के साथ, ये इनकी मुलाकात भी हुई थी। तो वी विश हर गुड लक। और ये स्टोरी थी इनकी। आगे बढ़कर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार कोविड के वेरिएंट्स की तशखीस हो सकेगी। तो कैसा मतलब हाउ वाज इट लाइक? हाउ वाज इट ये हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को भी और आपको भी। आप चलिए हमारे साथ और देखिए कि वहां पर हमने क्या देखा। डॉक्टर सईद खान से बातचीत भी की, उन्होंने क्या बताया इन वेरिएंट्स के बारे में, ये देखिए पहले। डाउ यूनिवर्सिटी में प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री सिंध, ये वो जगह है जहां पर तमाम वबाई अमराज की जेनेटिक लेवल पर अब तशखीस पॉसिबल हो सकेगी। इसके साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि WHO के ताउन से ये कायम की गई है और यहाँ पर कोविड के तमाम वेरिएंट्स की अब तशखीस मुमकिन है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का खदशा है, तो ओमिक्रॉन की अगर तशखीस हुई तो सबसे पहले यहाँ पर होगी। अंदर चलते हैं और चलकर बात करते हैं डॉक्टर सईद खान से। हम लैब के अंदर पहुंच चुके हैं और इसी की सारी डिटेल्स हासिल करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया है। मैं चाहूँगा सबसे पहले बताइएगा कि सैंपल कहाँ पर आता है इस लेबॉर्ट्री में, कहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद मिक्सचर कहाँ पर तैयार होता है एंड देन सीक्वेंसिंग उसकी कहाँ पर होती है। सबसे पहले मुझे बताइएगा इस लेबॉर्ट्री में सैम्पलिंग कहाँ पर होती है, सैंपल्स आते कहाँ पर हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और इस अहम मौजू पे टाइम निकालने का, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत अहम है अपने आवाम को समझाने के लिए, इस वबा को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारी ये प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब SARS-CoV-2 की डिटेक्शन और अभी वेरिएंट डिटेक्शन में अहम रोल प्ले कर रही है। इधर हम लाइव वायरस यूजुअली ट्रीट नहीं करते, हम RNA से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे RNA एक सेक्शन होती है, अगर आप कैमरामैन आपका दिखा सकें। RNA यहाँ पे डिटेक्ट होता है, तो यहाँ पे RNA डील होता है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं कि बायो सेफ्टी कैबिनेट के ज़रिए जो भी सैंपल है हमारा वो प्रोटेक्ट रहे। और RNA से हम एक नेक्स्ट स्टेप कहलाता है cDNA बनाना। ठीक है, सीक्वेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि आप cDNA बनाएं और उसके लिए यहाँ पे जो रिएजेंट है वो मिक्स किए जाते हैं कि वायरल जो जीनोम है RNA उससे cDNA बनाया जाए, मिक्स किया जाए। तो वो नेक्स्ट रूम में हमारे पास मास्टर मिक्स रूम है, अगर आप दिखा सकें।
तो ये मास्टर मिक्स रूम के अंदर जो cDNA सिंथेसिस है वो उसके रिएजेंट मिक्स होते हैं और फिर मशीन में रख के उससे cDNA बनाया जाता है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जो है PCR का वो परफॉर्म किया जाए। मतलब है कि जो RNA हमने एक्सट्रैक्ट किया, वायरस से निकाला है, उसके अंदर मज़ीद केमिकल ऐड किया जाए जिसमें न्यूक्लियोटाइड है, प्राइमर्स हैं और एक एंजाइम कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उससे RNA से cDNA सिंथेसिस इंश्योर होती है और वायरस का जो फुल RNA जीनोम है वो cDNA में कन्वर्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट फेज में फिर हम सीक्वेंसिंग में लेके जाते हैं, PCR करते हैं। अच्छा, PCR करते हैं ताकि फ्रैगमेंट में पूरा जो जीनोम है उसके फ्रैगमेंट DNA के बन जाएं और नेक्स्ट फेज में फिर हम सीक्वेंसिंग है जो हम वहाँ से सर सीक्वेंसिंग में देख लेते हैं आज। यहाँ पर सीक्वेंसिंग की जाती है। यस, ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे NGS या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जाती है। जो हमारे पास अब तक स्टेप्स हुए जिस तरह मैंने बताया, RNA एक्सट्रैक्शन, cDNA सिंथेसिस, फिर PCR के बाद यहाँ लाइब्रेरी प्रिपरेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है उसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। जो ये मशीन हमारे पास है WHO के ताउन से हमें मिली है और NIH का भी इसमें ताउन शामिल है। तो ये मशीन हाई टेक्नोलॉजी मशीन है जिसके ज़रिए तमाम जो वायरस का जीनोम है उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किए जाते हैं। जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट हैं तो बायोलॉजी के 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इस तरह ये 30,000 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक RNA होता है। जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होती है या जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिक ज़बान में, ये मशीन हमें बता देगी कि 30,000 जो अल्फ़ाबेट्स हैं कहाँ पे चेंजेस आई है जिसको हम वेरिएशन या वेरिएंट्स कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इससे पहले जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब तक कोई लेबॉर्ट्री ऐसी नहीं थी जहाँ पर ये मशीनरी सीक्वेंसिंग की और डिटेक्ट करने की मौजूद हो। तो अब पब्लिक हेल्थ में, प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ में आप लोग WHO के ताउन से ये कर सकेंगे कि अगर ओमिक्रॉन का कोई केस पाकिस्तान में आता है या उसका सैंपल आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और बाकी तमाम वेरिएंट्स की तबाह वबाई अमराज की आप लोग तशखीस कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हमारे पास अब तक तशखीस के PCR अवेलेबल था लेकिन सीक्वेंसर नहीं था। तो NIH और WHO के ताउन से जब हमारे पास ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी आ गई तो इसमें हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या दूसरा वेरिएंट है या इवन आने वाले वेरिएंट के बारे में भी हम बता पाएंगे। सर, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अभी साउथ अफ्रीका में कुछ ये हुआ है जिसकी वो शिकायत भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक तशखीस की एक वेरिएंट की जो कि ओमिक्रॉन है और उसके बाद वहीं पर सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान कोई वेरिएंट की तशखीस कर लेता है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लग जाएँ? ये बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि दुनिया भर में पाबंदियाँ लगाना वाहिद एक ज़रिया समझा जाता है कि वायरस को रोकने का, जो कि असल में नहीं। आप कब तक पाबंदियाँ लगाएंगे? वन वे या अदर पाबंदियाँ लगाने के बाद भी दुनिया में वायरस फैल जाता है। कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए पूरी दुनिया की आपस में WHO के ताउन से और तमाम जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं कि वो आपस में ताउन करें और वक्त पे वो इंश्योर कर लें कि अगर वेरिएंट आ रहा है तो दूसरों मुल्कों को वो बताएं कि ये वेरिएंट हमारे पास है। वो शेयर करें। डेटा नॉलेज जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहम है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाए। अगर पाबंदियाँ वक्ती तौर पे तो एक चीज़ को रोक सकते हैं। आपको इसका फ़ायदा ये हो कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप अगर आपकी तैयारी नहीं तो आप तैयारी कर लेते हैं। लोग बड़े खौफजदा हैं और बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि ओमिक्रॉन इतना ख़तरनाक है कि इतने जो पिछले वेरिएंट्स थे वो इतने ख़तरनाक नहीं थे। कुछ बताइएगा अभी तक की जो तहकीकात हैं, अभी तक की जो डिटेल्स आप तक पहुंची हैं ओमिक्रॉन की, ओमिक्रॉन है क्या? ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट से मुनफरिद बनाती है कि इसमें यकमुश इतनी सारी चेंजेस हैं जिसकी वजह से इसका फैलाव तेज़ी से हो रहा है। अभी करंट जो मालूमात आ रही है साउथ अफ्रीका से, इटली से, फ्रांस से, सऊदी अरब से भी आ रही है। तकरीबन 24 ममालिक में ये पहुंच चुका है और तकरीबन 200 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में और मज़ीद जब हम बात करें तो ये मज़ीद इसकी तशख़ीस होती चली जाएगी। एहतियात ही एक वाहिद हल है हमारे पास इन तमाम वेरिएंट से। आप देख रहे थे गुफ्तगू जो हम डॉक्टर सईद खान के साथ कर रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक वेरिएंट है। सो इन्फॉर्मेटिव शाहजेब, मेरा ख्याल इस तरह की विजिट्स हमें लोगों को दिखानी भी चाहिए और बार बार करनी चाहिए क्योंकि हमें अपडेट रहना फर्स्ट हैंड इन्फो होती है ना, तो हमें पता होता है हमें क्या करना चाहिए। और वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि एहतियात और एहतियात और एहतियात, सिर्फ और सिर्फ आप लोग वैक्सीन लगवाएं और साथ साथ SOPs को फॉलो करें। लेकिन इसके बाद हम SOPs के बाद कुछ
हवाओं में उड़ने का जिक्र करते हैं माया। हाँ, एक तो मंडे को हमने देखा कि मैं गई थी जनाब स्काईविंग में और मैं हैरान हो गई ये देखकर कि हमारी पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा जिनका ताल्लुक एक्टिंग की और शोबिस की फील्ड से भी है, उन्होंने हवाओं में उड़ने का शोहरत के हवाले से नहीं, लिटरली हवाओं में उड़ने का फैसला कैसे किया। और ये जो है जनाब, इनका नाम है अम्मारा चौधरी। ये मतलब आपका भी मुलाकात हुई है आपकी अम्मारा चौधरी? मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज हम आप सबकी मुलाकात कराते हैं अम्मारा चौधरी से, जो कि एक अदाकारा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अम्मारा सिंह, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा हम आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं और नाजरीन को भी दिखा रहे हैं। अदाकारी तो आपकी लोग देख रहे हैं और साथ साथ आप इन प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। अदाकारी में एंट्री दे चुकी थी, ये अचानक पायलट बनने का ख्याल कहाँ से आ गया आपको? ये बेसिकली काफ़ी टाइम से चल रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं एविएशन को ज्वाइन करूं, बट चूंकि मैं साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स कर रही थी तो इस वजह से इतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाई। फिर मुझे एक फ़ैसला करना था कि या तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स करती रहूं या फिर जो चीज़ मैं चाहती हूं मैं वो करूं। तो फिर बस मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। That is very interesting। हमारा इसका मतलब है शुरू से ही ख्वाहिश थी कि पायलट बनना है और अपने उस ख्वाब ने पूरा किया। अब नेक्स्ट क्या गोल सेट किया हुआ है अपने लिए कि अब तो आपने माशाल्लाह एक्टिंग भी कर ली, शोहरत भी हासिल कर ली, अपनी मर्जी के जो है वो इस वक्त आप पायलट अपने ख्वाब एक पूरा किया, एक और आपका गोल जो है अचीव हुआ। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? अभी बस मैं अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस के ऊपर काम कर रही हूँ ताकि फ्यूचर में आप लोग मुझे एज एन एयरलाइन पायलट देख सके। तो इसके साथ साथ आई एम सॉरी शाह से, बट आप कह रहे हो कि अभी आप कमर्शियल पायलट की तरफ लाइसेंस हासिल करने के लिए आप बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ आप एक्टिंग और ये फ्लाइंग कैसे करेंगी, कैसे मैनेज करेंगी टाइम? एक्टिंग फॉर द टाइम बीइंग मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे एग्जाम जो हैं वो ओपन होने वाले हैं। हाँ, लेकिन जब मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे फिर ये है कि जैसे जैसे मुझे ऑफ मिलेगा तो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो मैं करती रहूँगी। शोज़ में भी कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि हम आपको टीवी पे देखना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा, पायलट बनने का हमारा शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो ज़रा बताइएगा, आप इंस्पिरेशन है बहुत सारी लड़कियों के लिए भी जो पायलट बनना चाहती हैं। Yes. उनको ये भी बताइएगा कि आप अपनी अदाकारी के साथ अपने दीगर शोबों के साथ पायलट भी बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं? देखिए, आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है वो चाहिए होती है। ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ आप लाइक पार्ट टाइम समझ के नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लीड का प्रोजेक्ट उस टाइम मेरा ऑन एयर था और मुझे डिसीजन लेना था कि अगर तो मैंने यहाँ पे आना है तो मुझे अपना फुल कंसंट्रेशन यहीं पे रखना है। तो बस 1 साल के लिए मैं गायब हो गई थी और फिर मैंने अपनी ग्राउंड क्लासेस ली, मेरा लाइसेंस आया, मैंने फ्लाइंग की एंड देन फिर जब मैंने अपना PPL कंप्लीट कर लिया और CPL के कुछ आवर्स कर लिए तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब सबके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ। तो कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन होना लाजमी है। अच्छा, हार्ड वर्क और डेडिकेशन होना लाजमी है, हाँ। लेकिन ये भी शेयर करें, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे, क्या फील कर रही थी आप जब पहली दफ़ा आप जहाज़ में बैठी और उड़कर हवाओं में घूम रही थी? वाह। अच्छा, जब मेरा लाइक एयरिक्स होता है जो आपका फर्स्ट आवर होता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर लेकर जाते हैं एंड मतलब वो जो एक फीलिंग होती है ना कि फाइनली आई एम देयर, कि लाइक जहाँ पर मैं आना चाह रही थी और अब उसके बाद मुझे सिर्फ मेहनत करना थी वो चीज़ हासिल करने के लिए जो मैं चाहती थी। लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसमें आप बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, मिक्स फीलिंग्स होती हैं। वाकई में मिक्स फीलिंग से याद आया कि मेरी मिक्स फीलिंग्स तो थी जब मैं अभी आपको देखा ना, तो ज़रा हिम्मत हो गई कि हाँ यार चलो मैंने भी एक काम कुछ अच्छा एक और ज़िंदगी में किया। क्योंकि जब मैं गई थी स्काईविंग एकेडमी तो मेरी बहुत ही मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मैं डर अलग रही थी, करने की जुस्तजू अलग थी। एक गोल था कि भाई ये भी काम करेंगे, बचपन में बड़ा शौक था। तो मैं जब वहाँ गई तो ऑब्वियसली इस जैसी फीलिंग ही कोई नहीं है। वो वाली बात है कि शायद वंस अ पायलट ऑलवेज अ पायलट। हु इंस्पायर्ड यू, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे। एक्चुअली मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं करना चाहती हूँ।
एक्टिंग का शौक था, बट ऑब्वियसली मैंने कभी भी परमानेंटली नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग में ही रहना है। और जब मैं ट्रैवल करती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अक्सर वो इंस्टाग्राम पर डिफरेंट पायलट की वो आ रही होती थी, प्रोफाइल्स आ रही होती थी, मैं देखती थी तो मुझे ये लगता था कि यार व्हाई दैट पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट अ पायलट। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। और फिर मेरे बाबा ने बोला कि सोच लो, मैंने कहा सोच लिया। और बस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि मैं जो करना चाहती थी, जो मेरा पैशन था। अच्छा, जॉब का बात कर रही है, लेकिन हमारा आपकी जो दोस्त हैं वो जिद तो करती होंगी कि अब आप पायलट बन गई हैं, कुछ उनको भी थोड़ी सैर कराएं, कुछ जहाज में उनको भी साथ लेके जाएं, कुछ उनको दिखाएं कि ऊपर से अपना शहर कैसा लग रहा है। कुछ दोस्तें ऐसी जिद करती हैं। बर्ड आई व्यू है, मतलब इसका कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ आप लोग लाहौर आएं और मैं आपको लाहौर दिखाऊं जॉय राइड पे। मैं तो इनवाइट आपको कर रही हूँ, आप बिल्कुल आए और अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, लेकिन जो मैं थोड़ा सा तंग करती हूँ वहाँ पे, वो आप लोगों को नहीं करूँगी। लाहौर है। नहीं, आप हमें तंग करें, हमें भले तंग करें, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये माशाल्लाह इतना तंग करने का मादा रखता है अपने अंदर, बहुत टैलेंटेड है ये, बहुत भर के तंग करेगा, मसला ही कोई नहीं है। बट आपने जो लाहौर आने की दावत दे दी है ना, इंशाल्लाह वो भी हम आएंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। अच्छा, वो सासा कह रही है लाहौर है, लेकिन हमारा लाहौर तो है, लेकिन आजकल लाहौर में जो फजाई आलूदगी है, स्मॉग है, उसकी वजह से बड़ी परेशानी है। तो जब आप लोग फ्लाई करते हैं तो ऊपर से क्या मनाजिर होते हैं, खासतौर पर खराब एयर इंडेक्स की वजह से? अच्छा, यूजुअली मुझे काफ़ी ना लोगों ने भी कमेंट्स किए कि फ्लाइंग तो बहुत आसान काम है। तो मैं ये भी चीज़ एडजस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी स्मोक का सीन है और मतलब विजिबिलिटी काफ़ी लो होती है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल मेरी जो सॉल्टी है वो सुबह की है इस टाइम की, तो मुझे वेट करना पड़ता है। चाहे 2 बजे वेदर क्लियर होगा, मैं 2 बजे जाऊँगी। तो अच्छा, आई होप कि स्मोक वाला बेहतर हो जाए। हम लोग सारा एक बहुत सवाल करने का दिल चाह रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये सवाल बहुत अहम है। आप बेसिकली सवाल से ज़्यादा जवाब बहुत अहमियत रखता है। जब आपने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की, आपने अभी बात करते करते कहा कि मैंने बाबा से कहा, बाबा ने कहा देख लो, क्या बेसिकली क्या आपके दिल में था कि वो रिएक्ट क्या करेंगे? जब पहली दफ़ा आपने इस बात का जिक्र किया, रिएक्शन तो हमें पता है, आपके दिल में क्या खौफ था और क्या सोचती जब आपने अपने वालिदैन से ये बात का इज़हार किया? एक्चुअली मेरे बाबा जो है ना वो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन इशू ये था कि अभी आप देखें अभी इतनी एयरलाइंस नहीं आई थी। मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, अभी एयर सयाल का भी नहीं था, जितनी प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं बेसिकली अभी फ्लाई जना आ रही है और काफ़ी सारी आ रही हैं। मेरे बाबा का कंसर्न ये था कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान में आपका फ्यूचर है? बिकॉज़ लड़कियों के लिए एक मखसूस कोटा है और वो भी सिर्फ PIA में है अभी तक, और PIA जो है वो न्यूबीज़ को चांस देता है, जबकि बाकी प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो भी चांस नहीं देती। तो ऑब्वियसली इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आप ये देखते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, तो इस बारे में थोड़ा सा कंसर्न थे। बट नाउ आई एम हैप्पी कि काफ़ी प्राइवेट एयरलाइंस आ गई हैं, तो अब चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। हाँ, 22 न्यूज़ पर आपसे एक वादा ले लेते हैं कि जिस दिन आपने अपने वालिद को, वालदा या दोनों को आपने फर्स्ट टाइम अपने साथ बिठाया, आप सबसे पहले हमारे साथ शेयर करेंगी, ताकि हम वो मनाजिर जो है पूरी दुनिया को आपके साथ दिखाएं। बता दीजिए, आज जुमे का मुबारक दिन है, वादा कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त यादगार हो जाएगी फिर। जबरदस्त वादा। अब एक और चीज के फ्लाइट जो है, बस क्या बात है आपकी। ये बताइए कि इस पर जो फ्लाइट्स आप कर रही हैं, या आपकी इस पर प्रैक्टिस क्या है? आप हफ्ते में 3 दफ़ा फ्लाई कर रही हैं, लंबी फ्लाइट आपने अगर की तो वो कहाँ से कहाँ तक की? जी सारा। अच्छा, हमारा मैंने माफ कीजिएगा मैंने कल किया था ऑलमोस्ट हमारा 3 आवर्स का था, बट हम लोग यहाँ से गए थे शालकोट इंडेक्स एंड देन वहाँ से शेखुपुरा। असल में हम लोग ना तेरा पापा बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़े कि मैं वो लफ्ज बोलूँ जो समझ भी आए सबको। शेखुपुरा एंड देन शेखुपुरा से वापस लाहौर, पूरा एंड देन शेखुपुरा से वापस लाहौर। तो कल मैंने अभी 3 घंटे का किया है, एंड अभी आज फिर मेरी नेविगेशन है 2 आवर्स की, 3 आवर्स की जी। अभी जब मेरा ऑलमोस्ट सीप्लीट हो रहा होगा तो फिर एक लॉन्ग नैव होगी। ठीक है, उसके बाद होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हमारा कि आप जैसे कि एक अदाकारा हैं, साथ साथ आपने जो पायलट की फील्ड है वो भी चूज़ कर ली, कुछ और भी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आपको देख के इंस्पायर हो रही हों या सोच रही हों कि अब हमारा ने पायलट बनकर जो हमें दिखाया है, हम भी कोशिश करें कुछ पायलट बनने की? बहुत मज़ा आता होगा हमारा को।
मुझसे बच्चों ने तो काफ़ी पूछा है बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं भी बहुत सारे लोग असल में होता ये है, बहुत सारे लोग करना चाह रहे होते हैं बट कुछ इन्फो नहीं होता और कुछ हिम्मत नहीं हो रही होती, बट जब वो दूसरे को देखते हैं फिर होता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करती हूँ, हिम्मत वाला काम कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही होती, मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ यार अच्छा चलो ठीक है अब तो थैंक यू कर लें। हमारा शुक्रिया। हमारे साथ बराह रास्त आने के लिए अम्मारा चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से भी, और अब माशाल्लाह वो पायलट भी बन चुकी हैं और कमर्शियल पायलट की लाइसेंस की तरफ उनके कदम बढ़े हैं। एंड वी ऑल विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। 92 IG न्यूज़ पे वो अपने वालिदैन के साथ ज़रूर आएंगी, उन्होंने वादा कर लिया है, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर वादा करते हैं कि इस वक्फे के बाद हम लाजमी ज़ाहिर होंगे इंशाल्लाह और आ भी जाएंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर वक्फे के बाद अभी गए और अभी आए। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना साथ बनाए रखने का। शाहजेब, इस वक्त जो हम वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे जिसने बहुत शोर भी मचाया, बहुत लोगों की अटेंशन भी ली, बिल्कुल ये किस बच्चे की है जिसके हवाले से जो मास्क मेरे ख्याल है जो सेल ऑफ करते थे? ये एक तस्वीर है जो वायरल हुई हुई है कुछ दिनों से, और उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बच्चा है जो BRT स्टेशन पर मौजूद है, मास्क बेचने वाला ये बच्चा है और उसने स्वेटर को अपने मुंह पर लपेटा हुआ है। ये पिक्चर काफी वायरल हुई, काफी इसके बारे में लोगों की बातें सामने आ रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन अब पता ये लगा है कि ना तो ये यतीम है और ना ही ये बेघर है, ये वहां पर बच्चा मौजूद था जिसको बाद में हुकूमती इदारों ने वहां से ले जाने के बाद यतीम खाने मुंतकिल तो कर दिया है फौरी तौर पर, लेकिन उसके बाद कुछ और बातें यहाँ पर सामने आई जिसकी डिटेल्स बच्चे का ताल्लुक है और तो हम दिखाते हैं, हम दिखा रहे हैं अभी कोई, बिल्कुल हम दिखाते हैं, हमारे नुमाइंदे ने जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, उनका क्या कहना है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद है। जी ज़ीशान बताइएगा। जी शाहजेब और माया, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम मौजूद हैं उबैद के पास, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि एक 8 साला बच्चा है जो BRT स्टेशन पर शदीद सर्दी में जो है मास्क बेचता है और काफ़ी लेट तक जो है ये मास्क बेचते हैं, और बाकायदा तौर पर ये भी बताया जाता है कि घर वालों के परमिशन पर ही ये मास्क बेचता है। तो इस बच्चे की जब तस्वीर वायरल हुई तो ज़िली इंतज़ामिया जो है हरकत में आ गई और उन्होंने जो है इस बच्चे को बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक ज़मुनकोर जो एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बनाया गया इदारा है जहाँ पर बेहतरीन तालीम और तरबियत स्ट्रीट चिल्ड्रन की होती है, वहाँ पर शिफ्ट किया। हुकूमत इनका न सिर्फ 18 साल तक जो है तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई है, बल्कि इनको माहाना वजीफ़ा देने का भी ऐलान किया हुआ है। तो इस बच्चे से बात करते हैं, लेकिन चूँकि ये कहते हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती तो हम कोशिश करेंगे कि उर्दू में या फिर इनसे पश्तो में बात कर ले। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से। आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम उबैद। خو خشتر داسې راته ښیي چې داسې به راته هغه خپل ځي کې افسران دي هغې هم راته نه خولي بالکل خشته راته ښیي جي کې مې سار بل سار انډه او ډبل او کوچ دا مې خوړی او دې سار مې چې 2 پیالې مې څښلي او یو مې پراټه نیمه خوړلې ده. زه چې کله لوی شم لا به افسر جوړېږم او لا به فوجي جوړېږم. دې کې زما دا 2 بس خوښ دي. داسې محنت به کوم، داسې خواري به ځان سره کوم چې چا به کړي نه وي. जी आपने सुना ये कह रहे हैं कि मैं जो है सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करूँगा, मुल्क की खिदमत करूँगा, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर उनको तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जाती है। इस वक्त हमारे साथ ज़मुनकोर के डायरेक्टर मौजूद है, उनसे 2-3 बातें करते हैं कि इस बच्चे समेत दूसरे बच्चों का किस तरह ख्याल रखा जाता है। हमें हवाला हुआ है ज़िम्मेदारी के साथ कि हम 18 साल तक उसका ख्याल रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको स्किल देंगे, और इंशाल्लाह 18 साल बाद हम उसको एक, चूँकि हमारा एक इंडोमेंट फ़ंड भी चल रहा है, तो एक सीड मनी के साथ किसी एक्टिविटी में, इकनॉमिक एक्टिविटी के साथ उसको हम मार्केट में भेज देंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना डायरेक्टर साहब के मुताबिक इनकी ख्वाहिश है कि ये एक काबिल तरीन बच्चा है और ये यहाँ पर पढ़े, बेहतरीन इनकी परवरिश हो और इसके बाद वालिदैन को हवाले करे
जी, तो ये ज़ीशान हमें तफसीलन बता रहे थे इस बच्चे के बारे में, और जैसे कि ये जो जगह है जहाँ पर इसको ले जाया गया है वो भी उनके डायरेक्टर भी ये कह रहे हैं कि इसको पढ़ाया भी जाएगा, ख्याल भी रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे, और हमने आज दावत दी है और उनके शुक्रिया के साथ समाजी रहनुमा आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगी और बताएंगी कि वाकई में इस तरह के जो हालात हो रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आ रहे हैं? अल्लाह का करो। बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने, आप आई। आपने अभी देखा इस बच्चे की कहानी, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, और अगर मैं इस पॉइंट से हट जाऊं तो बच्चे मजदूरी की तरफ जा रहे हैं, बच्चे इस उम्र में काम करने की तरफ जा रहे हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि उनको पता है कि महंगाई को मैच करने के लिए हर घर के बड़े से छोटे तक को कोई ना कोई कैरेक्टर अदा करना पड़ेगा। आप इस सिनेरियो को कैसे देखती हैं? सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, मैं लॉजिकल उसमें जाना चाहूँगी कि वाकई इस वक्त गरीबों के पास बच्चों की तादाद ज़्यादा है और वो उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर वक्ती तौर पे कोई बच्चा एक सपोर्टर के तौर पे, तो बहुत मजबूरी में कह रही हूँ, उसको तो स्कूल में ही होना चाहिए, बचपन की तरह गुजारना चाहिए, लेकिन अगर वो एक सपोर्टर है तो चलो हम सब्र कर लेते हैं, यही बेहतर लफ्ज़ लग रहा है। लेकिन अगर वो उसके साथ साथ अपना फ्यूचर नहीं बना रहा ना, जैसे अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर लेता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहा है? क्या जो बच्चा आज मास्क बेच रहा है या जो आज रोड पर कोई और काम कर रहा है, क्या वो वही काम करता रहेगा? क्या कोई किसी मैकेनिक शॉप पे लगा हुआ बच्चा, क्या वो कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल्स भी सीख रहा है? अगर वो स्किल्स सीख रहा है तो कमाने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर छोटू को सिर्फ चाय बनाने वाला और चाय लाने वाला छोटू, तो फिर उसका मुस्तकबिल नहीं है। जिस मुल्क में बच्चों का मुस्तकबिल नहीं होता, उस मुल्क का भी कोई मुस्तकबिल नहीं होता। बेशक, बिल्कुल ये बात सही कह रही है, लेकिन एक सवाल इसमें आ रहा है कि जब आप कह रही हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं है, वो माँ बाप जब अपने बच्चों को लेकर ढेरों ख्वाब देखते हैं कि अपने बच्चे के साथ हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कहीं भेजेंगे, माँ बाप पे क्या गुजरती होगी सिचुएशन में ऐसे बच्चों की? मेरे पास तो शेल्टर होम में छोड़कर जाते हैं, गुर्बत के मारे, महंगाई के मारे, जॉबलेस लोग मेरे पास शेल्टर में बच्चे आते हैं। अच्छा, दो तरह से आते हैं, एक बाप छोड़ के जाता है, और आमतौर से जब घर जैसे टूट जाता है तो बिल्कुल ही नहीं रख पाते, वो छोड़कर जाते हैं कि कोई संभालने वाला नहीं है, मैं 2 घरों को कैसे चलाऊं। और बीवी भी अगर छोड़ के जाती है, माँ भी छोड़ के जाती है, तो मसला ये होता है कि घर टूटा, वो लड़की घर वापस गई तो घर वाले कहते हैं तुम्हें तो सहारा दे देंगे, अब इतने सारे बच्चों को हम कैसे संभालेंगे, तो इनको कहीं छोड़ कर आओ। तो उसमें शेल्टर होम्स अपना रोल प्ले तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको पूरा घर मिले और पूरे रिश्तों के साथ मिले। आधी रोटी भी खाएं, लेकिन खाएं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जहां आधी रोटी क्या, जहां नवाले को तरसें, जहां क्राइम इतना बढ़ जाए, वो बच्चे जो घर में अटेंड नहीं किए जाते और रोड पर होते हैं, उनसे तो अगर बात करे, कोई आम शख्स भी बात करे, तो मैं समझती हूँ शदीद तकलीफ में आ जाएगा। बचपन नहीं होता, उनकी जवानी भी नहीं होती, उनके पास सिर्फ क्रिमिनल थॉट्स आती हैं और दुनिया ने सिखाई होती है। एग्जैक्टली, अब जो आपने कहा ना बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं, बच्चे बेचे भी जाते हैं। अभी ये सारी सिचुएशन को लेकर उनकी क्या, उनका फ्यूचर क्या हो जाता होगा, वो किस तकलीफ से, उनकी लाइफ किस ट्रैक पे गुजर रही होगी और किस पे पड़ जाती होगी। अब वो कैमिल जो कि इसका दौर नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त यहाँ से बच्चे वहाँ भेजे जाते थे कि वो वहाँ जाएंगे और आपको फिर वहाँ से पैसा मिलेगा, आपको वहाँ से रियाल मिलेंगे, आपको वहाँ से दरम मिलेंगे, और वो मासूम बच्चे जिनको वहाँ रख के हर तरह की ज्यादती की जाती थी, उनका वजन नहीं बढ़ने दिया जाता था, ऊंट रेस में उनको इस्तेमाल किया जाता था, तो वो बच्चे जब वापस हमारे पास आए, उन्हें मैंने देखा तो मैं यही सोचती थी कि अल्लाह अगर ये जिंदगी है तो ये जिंदगी ना हो तो बेहतर है। अपाहिज बोझ, बुरी तरह अपाहिज, क्योंकि एक तो वजन नहीं बढ़ने देते थे, खाना नहीं देते थे, फिजिकली अब्यूज करते थे, जब उसको ऊंट पर बिठाते थे और रेस होती थी तो जो उनके बॉडी का हशर होता था, अपाहिज से भी ज्यादा अपाहिज। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये याद दहानी करा दूं कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो उस बच्चे पर भी कर रहे हैं जो पेशावर का एक बच्चा था, BRT स्टेशन पर वो पाया गया, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो इस हवाले से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये बच्चा यतीम है या बेघर है, लेकिन ऐसा नहीं था, और बाद में वो यतीम खाने गया। मैं आलिया साहिबा इस तरफ आना चाहूँगा, जब ऐसे बच्चों को हम सड़कों पर देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, हमारा रवैया उनके साथ हर एक का मुख्तलिफ होता है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी तो है इन बच्चों को वो तमाम सहूलियत प्रोवाइड करना जो उनकी ज़रूरत है, उनकी पढ़ाई, उनकी सेहत, वो सब कुछ। लेकिन हमारे माशरे में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम इस माशरे में उन बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक इनफरादी हैसियत में? देखिए, हुकूमत की बात करूंगी तो सिवाय किसी तल्ख बात की कोई और चीज़ मेरे जहन में नहीं आएगी, तो मैं अवाम की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अवाम में से हूँ और अवाम की बात मुझे समझ में आ जाती है। तो अवाम के हवाले से हमारे थिंक टैंक का है,
हमारे वो लोग, वो मुफक्किर, वो दानिश्वर, वो हमारे सारे वो थिंक टैंक्स का हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ सोची जाती थी। जब हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम को ख़त्म किया गया, चल रहा है लेकिन बहुत ही, मैं कहती हूँ, लाठियों के साथ चल रहा है। इन्होंने कैम्ब्रिज सिस्टम ये लेकर आए, इन्होंने उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे सिस्टम बनाए। तो जब इन्होंने सिस्टम बनाए ना, तो इन्होंने बच्चों को भी बांट दिया है, इन्होंने बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और यकीन जानिएगा, क्योंकि मेरे अपने बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़े और मैं मैट्रिक सिस्टम की फेडरल बोर्ड की हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह अब अंदाजा है कि क्या डिफरेंस पैदा किया। मैं पैदा कर दी कैम्ब्रिज ने और हम पैदा किया था मैट्रिक सिस्टम ने, क्योंकि हमारे कल्चर का सिस्टम था। सिलेबस चेंज कर दिया गया। अब मैं वापस आती हूँ उन लोगों के लिए जो थिंक टैंक है, उन्होंने सोचना है कि बच्चों को अगर तालीम नहीं दे सकते तो तरबियत कैसे दें, अगर तरबियत के साथ हुनर दे दें। असल में हमने कोई डॉक्टर इंजीनियर बना के ही किसी को आसमान पर नहीं बिठाना होता, हमने किसी को एक बेहतर इंसान बना के उसको माशरे को देना होता है। वो ममालिक जहां तालीम बहुत ज्यादा नहीं भी होती, अगर तरबियत और हुनर है तो आप देख लीजिए दुनिया पे वो रूल कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव होना चाहिए आपको विजन। और मैं बताऊं, कई दफा विजन देने के लिए मैं खाली गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं कह सकती। जब आजादी की जंग हमने लड़ी थी तो क्या गवर्नमेंट हमारे साथ थी? अरे दुश्मन तो हमें रूल करते थे, और हमने एक सोच डेवलप की और हमने अपनी जंग लड़ी और आजादी ली, और आजादी ली। और आलिया साहिबा, जैसे कि आप स्किल्स की बात कर रही हैं, स्किल्स बहुत फायदा देते हैं। मतलब तालीम तो एक साथ है ही, लेकिन अगर स्किल्स सिखा दिए जाए बच्चों को, स्किल्स सिखाने के लिए क्या आप भी कोई काम कर रही हैं अपने साथ साथ, कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रही हैं? और आपके ख्याल में जो लोग हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, उनको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, किस तरीके से स्किल्स सिखाने चाहिए बच्चों को, और क्या स्किल्स सिखाने चाहिए? देखिए, स्किल्स तो कोई भी हो सकती हैं। मैं कहती हूँ जो डोमेस्टिक भी हमारे लोग होते हैं, वो उसमें अब एक से एक शेफ हमारे पास है, पैसा कमाने में माशाल्लाह उनका नाम ऐसा है। बड़े बड़े लोग उनको बहुत मोहब्बत से इसलिए बुलाते हैं कि उन्हें अच्छा पका के उनकी दावत अच्छी कर दी जाए। तो कोई भी स्किल आप सिखाए। अभी मैंने कहा ना, जो मैकेनिक की शॉप पे बैठता है, अगर वो मैकेनिकल वर्क पूरा सीख लेगा तो वो छोटू से किसी अच्छी जगह अपना खुद काम वो कर सकता है। इसी तरह से डिफरेंट है। मैं तो समझती हूँ कि अगर कोई शू मेकर भी है, बचपन में स्टोरी सुनी थी, तो शू मेकर की भी जिंदगी बदल जाती है। आप इन्हें बेकार ना करें, आप इन्हें लाचार ना करें, आप इनको मगलूब ना करें, इनको आप तरगीब दें, एज ए नेशन इनको डेवलप करने की कोशिश करें। और इसमें हमारे इंडिविजुअल्स बहुत सारा काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया काम करे। मैं तो सोशल मीडिया से भी कहूंगी, अपने हीरोज पैदा करें, अपने पाकिस्तान के हीरोज पैदा करें। और मैंने कहा कि उसमें गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी। उन लोगों को भी हीरोज पैदा करें, जैसे ईदी साहब हमारे एक रोल मॉडल, वो हमारे हीरो। इसी तरह भी एक पढ़ा लिखा तबका भी निकल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाइए जो इनको समेटेंगे। हमारी पब्लिक बहुत अच्छी है, वो गवर्नमेंट को बहुत जगहों पे बर्दाश्त करती है, लेकिन वो अपने उन पर बहुत काम करती है, तभी एनजीओ काम करिए। प्लीज इसमें इन बच्चों को भी लेकर आइए और सिर्फ शेल्टर दे देना बच्चों की जिंदगी नहीं है। बच्चों को इससे आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें अगर एक सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मैं समझती हूँ कि आप किसी भी चीज में एक्सेल कर लेते, किसी भी चीज में एक्सेल कर लेते, तो मार्केट में आपका नाम होता है। और आलिया साहब, बच्चों की पॉजिटिव अप्रोच कैसे बनाई जा सकती है? बच्चों के साथ अपना बिहेवियर ठीक कीजिए, खुदा के लिए बातें ना कीजिए। मैं ये माँ बाप को भी कह रही हूँ, ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि ये बातें बनाने से बात नहीं बनेगी। हम तो वहाँ जहाँ से हमें भी हमारी कुछ खबर इस वक्त नहीं आ रही, क्योंकि मुस्तकबिल दाव पे लगा है। लेकिन बात यह है कि अगर रोड पर हमने किसी बच्चे को देखा, जिस तरह के जुमले हम उन बच्चों से बोल रहे होते हैं, जिस अंदाज में हम उन्हें पैसे दे रहे होते हैं, हम उन्हें बाकायदा भिखारी ही बना रहे होते हैं। और अभी जो मास्क की बात है, ये चीजों की बात है, जो बच्चे बेच रहे होते हैं, सर्दियों में एक स्टिक है, उस पर स्वेटर्स लटके, आपको लगता है वो कारोबार कर रहे हैं? वो कारोबार नहीं कर रहे होते, वो सिंपैथी गेन कर रहे होते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे मुल्क का कोई शहरी, मेरे मुल्क का कोई बच्चा सिंपैथी गेन करे। हम सिंपैथी गेन करने वाले लोग थोड़ी हैं। हाय बेचारा, हाय बेचारा। हम गैरतमंद लोग हैं, ये एक गैरतमंद कौम है। खून तो हमारे अंदर गैरतमंद है। वो लोग कहाँ हैं जो हमारी गैरत को जगाएं, जो हमारे बच्चों को संभालें? वो लोग कहाँ हैं? तो बच्चे जो हैं वो तो हमारा असासा है। हम अपने असासे को जाया कर रहे हैं। देखिए, मेरी नस्ल ने इस मुल्क को वो नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। मेरे बाद की नस्ल तो बूटी माफिया में निकल गई। मैंने बहुत तमाशे देखे हैं, डिग्रीज आ गई, तालीम तो पता नहीं कहाँ रह गई। अब तीसरी स्टेज ये आ गई है कि हम बेचारे, औरत तो बेचारी, बच्चा तो बेचारा, कोई यहाँ बेचारा नहीं है और उसको बेचारा ना बनाया जाए। कार्ड प्ले करना छोड़। उसमें मैं आपको एक बात और बताऊं, जब बच्चा ये वाली गेम सीख लेता है ना, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। चाहे तो उसको आप कमाने वाला बना दीजिए,
चाहे तो आप उसको भिखारी बना दीजिए। और आप जैसे बच्चे का जिक्र कर रही हैं, यही जो आपका पेशावर का बच्चा है, इसकी जो ज़हनी कैफियत होगी, उस ज़हनी कैफियत से इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप इस पर बहुत अरसे से काम कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप नाज़रीन को ये बताएं किस तरीके से उस बच्चे को इस ज़हनी कैफियत से निकाला जा सकता है, उसकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। जो बच्चा या जो इंसान पहली दफा होता है वो सादा कागज है, आपने जो तहरीर उस पर लिख दी वो मिटाने के बावजूद भी रेज करने नीचे कहीं ना कहीं झलकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान में। लेकिन क्या ये सोच के हम फिर उनको आगे नहीं लेके जाएंगे? आगे लेके जाएंगे, आगे उसी तरह लेके जाया जाएगा। इंसान का जो जिस्म है ना, उसमें दो कीमती चीजें हैं, उसका दिमाग और उसका दिल। आपको उसकी ये दोनों चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, और ये चीजें चेंज होती हैं जब आप उसको विजन देते हैं। ये विजन कोई छोटा लफ्ज नहीं है, ये मुल्कों की तकदीरें बदलता है। और विजन यही होता है कि आप उसको बताइए कि जो काम आप कर रहे थे उसमें नुकसान था, और अब जो आप एक बेहतर जिंदगी यानी देने वाला हाथ आपका बनेगा वो बेहतर होगा। मेरे मुल्क में अगर हमने किसी पर ईमान रखना है तो वो अल्लाह है, क्योंकि जब हम ये कह देते हैं कि आप अच्छा चलेंगे, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा, तो ईमान से मैं अपने शेल्टर में देखती हूँ कि हर इंसान में एनर्जी आती है। क्योंकि जब कभी मैंने किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्टेशंस के लिए कहा तो हमेशा टूटी और वो नीचे की तरफ हो गिरा। मैंने जिसको अल्लाह का सहारा दिया वो बेहतरी पर गया। और हर जिसके पास दो हाथ पैर आंखें, इवन मैंने तो डिसेबल लोगों को देखा है कि वो अपने हाथ से कमाते हैं। तो कमाने का अल्लाह ताला ने जिसको हौसला दिया है वो ये काम कर सकता है। बच्चों को सिर्फ बताना है अच्छा और बुरा। और यकीन जानिएगा, मेरा मानना है कि इंसान की रूह के अंदर अच्छाई ज्यादा होती है। बुराई तो हम करते ही तब हैं जब बुरे को हम शैतान को खाना ज्यादा खिलाते हैं। हमने बच्चों को सिखाना है, बेटा अपने रहमान को खाना ज्यादा खिलाओ, शैतान को किसी तरह खत्म करो, और फिर वसाइल दीजिए। और वसाइल में कोई बेहतरीन स्कूल नहीं, ओ लेवल्स ए लेवल्स में जो पढ़ा रहे हैं वो वही मैट्रिक के एनईडी के वही सारे इस सिस्टम के लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। कैपेबल हैं तो पढ़ा रहे हैं ना, सलाहियत है तो बना रहे हैं। तो प्लीज ये जो एक नफरत आमेज एक रवैया है, टुकड़ों में हिस्सों में बांटने का रवैया है, इसको रोकिए। इज्जत देना सीखिए। आप जैसे बच्चे को इज्जत, हर इंसान इज्जत चाहता है। अगर आप किसी बुरी चीज में इज्जत को कम कर दें और अच्छी चीज में बच्चे की इज्जत आप बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली वो इज्जत का मुतलाशी है, उस तरफ जाएगा ही जाएगा। हम दौलत के पुजारी हैं नहीं, हमें बनाया जा रहा है और ज़हनी तौर पे हमें इसका कैप्चर करके बनाया जा रहा है। इज्जत दीजिए, और इज्जत देने में और मोहब्बत देने में ना हुकूमत बीच में आती है ना कोई खर्चा होता है। वाकई में सिखाना चाहिए इज्जत हासिल करना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो भाभी, मुझे एक सवाल आपकी बात करते हुए, और शाहजेब ने भी एक सवाल किया था, वो बात ये आ रही थी मेरे बीच में अभी बात जहन में कि बच्चों के हवाले से आपने कहा उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि मेहनत करने के बाद उस माँ बाप पे क्या गुजरती है जब उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी कि ये एक यतीम बच्चा, एक बेघर बच्चा, तो उनके तो कलेजे पर उनके ऊपर ऐसे क़यामत हो गई, ना मेरा बच्चा यतीम है, ना मेरा बच्चा बेघर है। तो वो माँ बाप जो जेन्युइनली आपने देखे हैं, आपके सामने मजबूर होकर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं, आप कनेक्ट कर सकती हैं, उस वक्त की क्या फीलिंग्स होती हैं? मैं रिश्ते निभाने पे यकीन रखती हूँ, रिश्ते तोड़ने पर यकीन नहीं रखती। तो अगर कोई भी माँ बाप किसी मजबूरी से मेरे पास छोड़ के जाते हैं तो मैं कहती हूँ हम संभालेंगे, इदारा हर चीज इनके लिए करेगा। आप रिश्ता कायम रखिए, महीने में एक दफा मिलने के लिए आइए। अच्छा, 4 आप ये कहते हैं? हाँ, मैं रिश्ता नहीं तोड़ती। देखिए, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। और मैंने कहा ना, दिल दिमाग दो चीजें, दिमाग दुनियावी एतबार से चलाइए और दिल को अल्लाह की याद से और रिश्तों से आप बहुत भरपूर रखिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। और वो माएँ ये जो देखिए, जो किसी प्लानिंग के तहत छोड़ के जाता है कि जी हम 4 महीने 6 महीने के लिए छोड़ें, साल के लिए हम ले जाएंगे, उनकी सोच कुछ और होती है। वो तो एक मिशन की तरह कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी में सेटल करना है, इन्हें ले जाना है। जो हमेशा के लिए छोड़ रहे होते हैं ना, और जो मजबूरी और लाचारी में छोड़ रहे होते हैं, उनका तो बस नहीं चलता कि कैसे समेटें और कैसे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने देखा है ना कि मुर्गी बिल्कुल नातवा सी, लेकिन उसके बाद भी चील आती है तो मुर्गी कहती है मैं मरूं या कुछ हो जाए, तुम मेरे बच्चों तक नहीं पहुंच सकती जब तक मैं जिंदा हूं। तो इस सोच के साथ जब अम्मा, मुर्गी तो फिर एक जानवर है, हमारे पास तो सारी हिस्स अल्लाह ने दी हुई है, और सबसे बड़ी हिस्स जो माँ को दी है मोहब्बत की, शफकत की, समेटने की, संभालने की। मैं हुकूमत को हमेशा कहा करती हूँ, बहुत सारी चीजों से बच जाइएगा, आप करप्शन से चीजों से बच गए हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना औरत के हवाले से और माँ के हवाले से, ये एक हाय किसी को भी डुबो सकती है।
ये एक है। ईरान में भी जिस वक्त इनकलाब आया था, जो सारा एक हमने सीन देखा था, एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी ना वहाँ के शाह ने, ये 60s की बात है, बहुत बड़ी पार्टी उसने की थी और पार्टी देके उसने ये सोचा था कि मैं ईरान का बहुत एक अच्छा इमेज और बहुत अच्छा बता दूंगा सब कुछ। ईरान का शाह बहुत अमीर था और ईरान की जो आवाम थी वहाँ तो पानी भी नहीं थी, खुराक भी नहीं थी। उन्होंने इसको रोका, ये रुका नहीं, पार्टी हुई, बड़ा कवरेज मिला, 65 कंट्रीज के लोग वहाँ एक कवरेज मिला। उसके बाद जो अवाम के दिल में नफरत पैदा हुई ना उस शाह के लिए, उसी के बाद तो इनकलाब आया, वो इजिप्ट भाग गया और जहां वो साल भर जिंदा रहा और फिर अवाम ने सिलेक्ट किया खमीनी को, खमीनी साहब आए और फिर इनकलाब आया। तो मैं ये कहती हूँ कि चीजों को अच्छा रखिए। मैं हुक्मरानों को भी कहती हूँ कि अवाम आपको सिलेक्ट करके लाएं, उनके दिल में अपनी अगर मोहब्बत नहीं भर सकते तो अपनी नफरत नहीं भरी। और जहां औलाद का मामला आता है, इंसान फिर उससे मोहब्बत नहीं कर सकता जो औलाद को मुस्तकबिल ना। और यही हालात रहे आलिया साहिबा, तो ये सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। जो हालात होते जा रहे हैं, जो बेरोजगारी होती जा रही है, जो मामलात बनते जा रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, कुछ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं अपने बच्चों को लेके, उनके रोजगार। खुदकशियां इस वक्त हमारे पास आम हो रही हैं। मतलब कोई गुर्बत के मारे खुदकशी कर रहा है, कोई किसी नौकरी के हवाले से खुदकशी कर रहा है। तो ये किस किस्म का रुझान है। इस वक्त हमारे पास इतना नशा माफिया है हमारी यूथ में और बड़े बड़े कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जाकर तो देखिए। आप रोड के बच्चों की बात कर रहे हैं, वो जो कॉलेजेस में जिनको नशा मिल रहा है, नशा आप और जैसे ये हर चीज बाइकिया पे आ जाती है, नशा भी इसी तरह घर पहुंचता है। और उसके बाद अगर आप पुलिस का निजाम लीजिए तो पुलिस का निजाम इस तरह का है कि पकड़ता उसको है जो मजलूम है, मजबूर है। और जो पूरा माफिया है, जो पूरा एक चल रहा होता है इनका निजाम, उनके थ्रू तो सबको पैसे मिल रहे हैं। हम अपनी यूथ को एक जगह नहीं खो रहे, हम अपनी यूथ को जगह 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 खो रहे हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, चाहे कोई इंसान अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो बेकार है, वो माशरे के लिए कोई कारामद काम नहीं कर सकता। तो जो इस वक्त नशा माफिया उन जगहों पे मौजूद है, उसका क्या है। एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि यूथ को हम किस तरह से खराब कर रहे हैं। हमारे पास हमने पढ़ा और हमारे सारे काम हो जाते थे मगरिब से पहले। अब जितने बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, वहां एक्टिविटीज होती है मगरिब के बाद। उनको गाउन पहनाया जाता है उन बच्चों को जो बड़े वीआईपी बच्चे हैं, और उन्हें एक तरह से ब्लैकमेलिंग है ना कि अगर आप उन एक्टिविटीज में, कहने को भले वो पॉजिटिव हैं, उसी ये सारी एक्टिविटीज हैं कुछ है, लेकिन एक लड़की का या लड़के का मगरिब के बाद घर से बाहर रहने का क्या मतलब है। और उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका गाउन वापस लेंगे, यानी ये कोई ब्लैकमेलिंग है। और मगरिब के बाद यूथ को बाहर रखने के लिए माँ बाप बेचैन और परेशान है कि उनको रोक नहीं सकते, तालीम देने के लिए भी ब्लैकमेलिंग चल रही है। हम अपने बच्चों को 2.5 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेजना चाहते, लेकिन अगर वो उस मॉन्टेसरी में नहीं जाएंगे, नामवर मॉन्टेसरी में, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। कहां कहां ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुत जगहों पर आलिया साहिबा ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, जैसे कि आप भी कह रही हैं। विजन का मसला भी है कि हमारे बच्चों का तरबियत नहीं कर पाते, वो विजन नहीं बना पाते। आप हमारे साथ मौजूद थी समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा, और तफसीली बात कर रही थी इस मामले पर, जो कि एक अलमिया है, बहुत ज़रूरी है, जिस पर बात करना हमारा। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, आप हमारे साथ मौजूद थी और एक बहुत अहम मसला था जिस पर हमने बात की। अब बढ़े हैं ये तमाम लम्हात जुमे की नमाज की तरफ। पाकिस्तान में वक्त हुआ जाता है जुमे की नमाज का, और रिवायत है कि कभी बेशी रब ताला माफ़ फरमाए कि जुमे के दिन दुरूद पाक का कसरत से जो है वो विर्द रखो। रब ताला अपने हबीब के सदके आप सबकी और मेरी ज़िंदगियों पे उस रहमतुल आलमीन जिनके नाम और उनकी आल के नाम, उनके सदकों से हम खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। अल्लाह पाक हमें ये अता करता रहे। दुरूद पाक का इस्तेमाल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया को दीजिए यहाँ पर इजाज़त। इंशाअल्लाह पीर के दिन एक फ्रेश आगाज़ के साथ आएंगे, उम्मीद के साथ आएंगे। और जाते जाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।